Welcome to ResearchGate by Dr. Kanis Fatma Sayyeda, and today's class is about analysis part or analysis portion in your research project or your research document. One important question which I would like to discuss with you before proceeding further in the lecture. आप सबको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप अक्सर आप में से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि इस वीक हमारा जब आपका वन ऑन वन सेशन होता है तो आप अक्सर ये पूछते हैं कि हमने क्या लिखा। देखें, इट्स अंडरस्टैंडेबल और इट इज क्वाइट एविडेंट कि जो चीज़ हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ये जो चीज़ ग्रुप क्लास में मैं सिखाती हूँ, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, वही चीज़ आपने लिखनी होती है। वही चीज़ आपने अपने अब तक आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू विद इंट्रोडक्शन कर लिया, मेथोडोलॉजी बहुत से लोगों ने लिख ली है। नेक्स्ट आपने एनालिसिस करना है। अच्छा, एनालिसिस में अब आज हम एनालिसिस पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से ये नहीं मुराद, हरगिज ये मुराद नहीं है कि सिर्फ मेडिकल की रिसर्च। हर एक्सपेरिमेंटल स्टडी साइंटिफिक रिसर्च है। एजुकेशन की रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च है। हर वो रिसर्च जिसमें न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व है वो साइंटिफिक रिसर्च है। साइकोलॉजी की रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च है। इंजीनियरिंग की रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च है। मेडिकल की रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च है। जो भी रिसर्च किसी सॉफ्टवेयर से होती है, एसपीएसएस से होती है, एनोवा से होती है, पाइथन जिसमें कहीं इन्वॉल्व है या जिसमें स्ट्रेटा इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसी रिसर्च जिसके अंदर न्यूमेरिकल या नंबर या डाटा या इस तरह का कुछ भी इन्वॉल्व है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, वो साइंटिफिक रिसर्च है। उससे ये मुराद नहीं है कि साइंस की रिसर्च, उसका मतलब ये है कि आपकी ये रिसर्च जो है ये साइंटिफिक स्टडी है। इसको करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा या चार्ट्स या फिगर्स या कहीं ना कहीं वेरिएबल्स वगैरह और इस तरह की मेथोडोलॉजी ऑप्ट करना हो। तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स या रूल्स हैं। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं साइंटिफिक रिसर्च में जो कि अक्सर रिसर्च करते हुए मेथोडोलॉजी में या एनालिसिस में आपके सामने आते हैं। क्योंकि एक देखिए, जितने भी आप लोग स्कॉलर्स मेरे साथ हैं, एक ह्यूज आप ये कह लें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ना कहीं जितनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो साइंटिफिक रिसर्च है, सिवाय लिटरेचर के। लिटरेचर की जो रिसर्च है, जो अदब की रिसर्च है, वो साइंटिफिक रिसर्च में फॉल नहीं करती क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होती। इवन लैंग्वेजेस की रिसर्च, जो लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च है, वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं। उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। पी वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई, आपके वेरिएबल्स हो गए, इस तरह की जो बातें हैं, ये जो आपको एनालिसिस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। मे बी आज ब्रेक के बाद कर लें, कुछ बात हम आज कर लेंगे, कुछ हम कल करेंगे इस पे बात, और प्रैक्टिकली भी इसको हम सीखेंगे। आज से हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं प्रॉपरली। अब आपकी इस वीक में जितने लोगों की मेरे साथ वन ऑन वन सेशन है, उन्होंने एनालिसिस लिखकर मुझे भेजना है। बेशक थोड़ा लिखें, बेशक अभी एनालिसिस एक ऐसी चीज है, वो ये नहीं है कि आप फौरन लिख लेंगे या आपका वो एक सिटिंग में लिखा जाएगा या वो आपका वन वीक में लिखा जाएगा। उस पर टाइम लगेगा। आगे जितनी भी हम मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे वो एनालिसिस को सपोर्ट करने वाली मेथोडोलॉजी होगी। जो हम टाइप ऑफ स्टडीज डिस्कस करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करेंगे, वो सब एनालिसिस में आपके काम आए। अच्छा, एनालिसिस दो तरह का है, एक ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। एनालिसिस क्यों किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है टू रीच द फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स तक पहुंचने के लिए एनालिसिस किया जाता है। अब एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, बिकॉज बेसिकली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसकी दो तरह। एनालिसिस जरूरी नहीं है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हो, एनालिसिस हर रिसर्च में। लेकिन जो स्पेशली जो मेडिकल की रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, उसमें एनालिसिस दो तरीके से किया जाता है। एक आती है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है, और एक आती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है उसमें बेसिकली होता यह है कि आपके पास रिजल्ट्स पहले से होते हैं, आपने उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर एनालिसिस करना। ठीक है, फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि दो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा पहले से है, रिजल्ट्स पहले से हैं जो आप पहले से निकाल चुके हैं। अब उन रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए आप उसको एनालाइज करें। उन रिजल्ट्स की वैलिडिटी को एनालाइज करेंगे कि जो रिजल्ट आपके पास आया है, सपोज आपके पास 100 पेशेंट्स हैं और उसके अंदर से
आप केस स्टडी कर रहे हैं या आप क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, और आप डिजीज जो है वो आप कहते हैं कि 20 पेशेंट्स में एक्यूट स्टेज पर ये डिजीज मौजूद है। अब आपके पास रिजल्ट्स हैं इसके पहले से। यू आर सेइंग दैट 20% पेशेंट्स हैव एक्वायर्ड द डिजीज विद एक्यूट स्टेज, कोई भी डिजीज हो सकती है। आपके पास ये एक एनालिसिस है, ये पहले से सॉरी एक रिजल्ट है जो आपके पास पहले से मौजूद है। ये रिजल्ट्स आप थ्रू एसपीएसएस निकालते हैं, लेकिन इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए, इस रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए, देखिए आप एक एक सेंटेंस आपने बोल दिया कि 20% पेशेंट्स हैव एक्वायर्ड द डिजीज इन एक्यूट स्टेज, या फिर अगर आप एजुकेशन की रिसर्च कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 20 out of 100 students have acquired English as second language, I mean in a very proficient manner। अब ये भी आपके पास रिजल्ट पहले से हो। अगर आप इंजीनियरिंग की रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ये मेरे साथ आज वन सेशन था, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही, किसी का टॉपिक में यहाँ नहीं डिस्कस कर रही हूँ तो क्लास में, अ, जिनकी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग पे रिसर्च थी और वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड और फीडर बेस्ड रिसर्च थी। अब अगर उसमें हमारे पास ये पहले से रिजल्ट्स मौजूद हैं, मैं आपको ये बता दूं, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज जो है वो सिर्फ मेडिकल में नहीं होती। हर उस रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंटल है और जिसमें रिजल्ट्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, वो सारी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है। अब अगर उसमें यह है कि आप ये कह रहे हैं कि इतने परसेंट जो है, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल, माय अपॉलॉजीज फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, अब ऐसी कोई भी रिसर्च जिसमें आपके पास रिजल्ट्स मौजूद है, जैसे इंजीनियरिंग में भी आप अगर कह लें, आईटी में आप कह लें कि ये कंप्यूटिंग सिस्टम इस तरह से ऑपरेट होगा, तो देखिए अजम्पशन और रिजल्ट्स में फर्क है। अजम्पशन ये होती है कि आप कहें कि ऐसा हो सकता है, रिजल्ट्स ये है कि आपके पास, आपने उसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजल्ट्स निकाल लिए हैं, अब आपके पास रिजल्ट्स मौजूद है, अब आपने रिजल्ट्स की बुनियाद पर एनालिसिस करना है कि वेदर दोज रिजल्ट्स आर वैलिड और नॉट। ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है, ये रिजल्ट बेस्ड स्टडीज होती हैं। ये इसमें सिर्फ मेडिकल में नहीं होती, हर एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिजल्ट बेस्ड या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो सकती है अगर आपने उसके रिजल्ट्स पहले निकाले। ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजल्ट्स निकाले हैं, पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर कोई ऑथेंटिकेटेड, आप ये कह लें कि वो भी नहीं है कि जरूर कोई उसकी ऑथेंटिसिटी 100% एक्यूरेसी, ऐसी भी बात नहीं है। आपने अगर रिजल्ट्स पहले निकाल दिए हैं और उसकी बुनियाद पर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, उन्हीं रिजल्ट्स को आप डिस्कस करेंगे, ये भी बताएंगे कैसे रिजल्ट्स निकाले हैं, और उन रिजल्ट्स को डिस्कस करते हुए कंक्लूड करेंगे। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी। ये एजुकेशन में भी हो सकती है, साइकोलॉजी में भी हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होती है, इंजीनियरिंग में भी होती है, ये साइंस के डिसिप्लिन में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, आगे उनकी जो सब ब्रांचेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें भी होती है। मेडिकल में तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती ही हैं, बाकी फील्ड्स की बात कर रही हूँ, इंजीनियरिंग में होती है, हर फील्ड में, आईटी में, सब में, सिवाय लिटरेचर के, मैंने आपको बता दिया, लिटरेचर के और रिलीजन के, बाकी सब में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल भी बाकी हर डिसिप्लिन में मौजूद है। रिलीजन्स में, और आप ये कह लें कि एथिक्स में, रिलीजन्स में, और उसमें सोशियोलॉजी में भी किसी हद तक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं, और लिटरेचर में इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नहीं होती, बाकी सब में। तो बाकी सब में रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज भी हो सकती है। एक तो ये हो गई आपके एनालिसिस का एक मोड, जो जो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, जो रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस ये है कि अजम्पशन बेस्ड एनालिसिस। आपके पास अजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, रिजल्ट्स नहीं है, आपने एनालिसिस करना है और फिर उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। तो फिर आपके पास जो रिजल्ट होंगे, उन रिजल्ट्स को एंड पे लिखकर आपने कंक्लूड करना है। ये कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडीज, और ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही फॉल करती है। इसमें यह है कि आपके पास रिजल्ट्स पहले नहीं है, एनालिसिस करके आपने रिजल्ट्स निकालने हैं। ये भी थ्रू सॉफ्टवेयर हो सकती है, लेकिन
ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, ये विदाउट सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने हाइपोथेसिस को, रिजल्ट्स खुद ब खुद निकलते चले जा रहे हैं। आपके पास वेरिएबल्स हैं, आप उसकी उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको डिस्कस करके आप नतीजे पर पहुंच रहे हैं। ये भी एक काइंड ऑफ स्टडी है। ये वो रिसर्च है जो एक्सपेरिमेंटल होने के बावजूद किसी सॉफ्टवेयर के बगैर हो सकती है। ये सॉफ्टवेयर के साथ भी हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर के बगैर भी हो सकती है। ये ज़हन में रखिए। प्रोस्पेक्टिव स्टडीज जितनी भी हैं वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं इन नेचर, बट वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं। ठीक है, वो एनालिटिकल 100% एनालिटिकल नहीं होती, वो डिस्क्रिप्टिव प्लस एनालिटिकल होती हैं। उसमें आपने हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करना है, रिजल्ट्स उसके आउटकम के नतीजे में निकलते चले जाएंगे। देयर इज अ क्वेश्चन। स्लाइड्स अभी चेंज नहीं हो रही हैं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ काइंड्स बताई हैं एनालिसिस की, अभी मैं उस पर आती हूँ बात। ये होती है हमारी दरमियान में जब आप क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं ना, तो मेरा टेम्पो खराब है। बाद में पूछिए, पूछा कीजिएगा प्लीज, और स्लाइड्स चेंज होंगी जब मैं जरूर समझ करूँ। तो जितनी भी अजम्पशन या हाइपोथेसिस बेस्ड एनालिसिस है, वो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज है, वो भी एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव होती है। उसमें आप डिस्क्राइब करके वो आप रिजल्ट्स निकालते हैं। अब इस तरह की रिसर्च जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर हो जाए, एक्सपेरिमेंटल होने के बावजूद सॉफ्टवेयर के बगैर हो जाती है। يصير نوبة فرنسيتنا. प्लीज म्यूट योर माइक। आईफोन की आईडी से किसने ज्वाइन किया होता है? प्लीज म्यूट योर माइक। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज अगर आपकी प्रोस्पेक्टिव है, आपने रिजल्ट्स बाद में निकालने हैं, तो ये विदाउट सॉफ्टवेयर भी हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन विद सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं होती, उसमें आपने रिजल्ट्स पहले निकालने हैं, और वो रिजल्ट्स सॉफ्टवेयर, या पर आपके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं या आपने निकालने, तो वो सॉफ्टवेयर। these are two kinds of two modes of analysis, इसको मैं modes of analysis कहूँ। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जितना भी रिसर्च डॉक्यूमेंट का राइटअप है, वो जितना भी वर्ड काउंट है आपके पास, मे बी वो 3500 वर्ड्स से लेके 5000 वर्ड्स का रिसर्च आर्टिकल हो जाए, या वो 1 लाख वर्ड्स का पीएचडी डिसर्टेशन, उसका 60% आपने एनालिसिस कर। देखिए, आपके पास एक होता है लिटरेचर रिव्यू विद इंट्रोडक्शन, फिर मेथोडोलॉजी आ जाएगी, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, उसका कंक्लूजन आ जाएगा, रिजल्ट्स फाइंडिंग्स आ जाएंगी। ये सब आपके पूरे राइटअप का 40% होना चाहिए, और 60% आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपका क्या आएगा? एनालिसिस में आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी आ जाएगा। एनालिसिस में आपको आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, सिंपल एनालिसिस की हेडिंग दे के भी कर सकते हैं, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी लिख सकते हैं, एनालिसिस एंड डिस्कशन भी लिख सकते हैं, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स भी एंड पर आ सकती है। ये सब एनालिसिस। एनालिसिस इज 60% ऑफ योर इंटायर रिसर्च राइटर। अगर 1 लाख वर्ड्स का आप डिसर्टेशन लिख रहे हैं, तो 60,000 वर्ड्स का एनालिसिस होना चाहिए। बाकी 40,000 वर्ड्स में आपने बाकी चीजें मैनेज कर, इसमें लिटरेचर रिव्यू भी आएगा, इंट्रोडक्शन भी आएगा, उसमें आपका रिसर्च क्वेश्चन भी आएंगे। अच्छा, जब मैं इंट्रोडक्शन पर लेक्चर दूंगी, मैं आपको रिसर्च क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगी। मे बी कमिंग वीक हम इंट्रोडक्शन पे बात। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, आपका एब्स्ट्रैक्ट भी आएगा, आपका कंक्लूजन भी आएगा, सब कुछ। 60% आप 60,000 वर्ड्स में आप एनालिसिस करेंगे। अगर आप 5,000 वर्ड्स का रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, 3,000 वर्ड्स का आप एनालिसिस करेंगे, 2,000 वर्ड्स में आपने बाकी चीजें मैनेज करनी है। अब आप खुद देख लें, 2,000 वर्ड्स में आपके पास कितना मार्जिन है लिटरेचर रिव्यू का। लोग लिटरेचर रिव्यू जब सीख लेते हैं तो उनको वो बड़ा आसान लगता है, उससे पहले मुश्किल, जब तक नहीं सीखते मुश्किल, और जब सीख लेते हैं फिर इतना आसान लगता है कि वो सारा जितना उनका पेपर होता है उन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ होता है। अगर आपने 5,000 वर्ड्स का रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखना है, तो उसमें 3,000 वर्ड्स आपने एनालिसिस, डिस्कशन और रिजल्ट्स के लिए रखना है। 2,000 वर्ड्स में आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना है, लिटरेचर रिव्यू भी लिखना है, मेथोडोलॉजी भी लिखनी है, एब्स्ट्रैक्ट भी। ये 2,000 वर्ड्स में होने हैं। तो आप खुद देख लें कि आपको कितना लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। मैक्सिमम 1,000 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं। तो ये प्लीज इसको ध्यान में रखिए, 1,000 वर्ड्स का आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे। अगर मेडिकल का पेपर है, तो आप उसमें 1,200 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, क्योंकि वो विद इंट्रोडक्शन होगा।
फिर आपने 5 to 700 वर्ड्स में मेथोडोलॉजी भी लिखनी है, 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट भी लिखना है, तो इसको इस तरह से मैं, बाकी 3000 वर्ड्स में आपने एनालिसिस, डिस्कशंस, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, ये सारा कुछ लिखना। और जो आपके रेफरेंसेस हैं वो आपके वर्ड काउंट का हिस्सा नहीं होते, ये भी मैं बता दूं। सो व्हाई एनालिसिस, हम एनालिसिस क्यों करते हैं? एनालिसिस रिसर्च में क्यों जरूरी है? देखें, आपका जो आउटपुट है ना रिसर्च में, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो एनालिसिस ही है। रिसर्च में बेसिकली जो एक रिसर्चर का कंट्रीब्यूशन है, जो आप एज रिसर्चर कर रहे हैं, वो एनालिसिस। उसके अलावा आप देख लें, जितनी चीजें वो आप, जितना कुछ आप लिख रहे हैं वो आपका अपना नहीं है। देखिए, इंट्रोडक्शन अगर आप लिख रहे हैं, वो आपके इंटायर रिसर्च राइटअप का इंट्रोडक्शन है, या वो उस कंटेंट का इंट्रोडक्शन है जिस कंटेंट पर आप काम कर रहे हैं। अब वो कंटेंट आपने क्रिएट नहीं किया है। कंटेंट उस आइडिया, एक अजम्पशन आपके माइंड में है, और उस, वो एक डिसिप्लिन के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन डायबिटीज हो सकती है, वो डिसिप्लिन जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई फील्ड हो सकती है, वो आईटी की कोई फील्ड हो सकती है। अब उसकी की टर्म्स भी होंगी, जिस जिस डिसिप्लिन में आप रिसर्च कर रहे हैं ना, उसकी कोई की टर्म्स होंगी, आपने उनका इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वो की टर्म्स आपने नहीं बनाई, ठीक है, वो आपने डिवाइस नहीं की है, वो उस डिसिप्लिन का कंटेंट है। और उस कंटेंट को आपने डिफाइन करना है, अपने वर्ड्स में जरूर करना है, लेकिन वो आपने क्रिएट नहीं किया, वो आपने खुद से कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आपने नहीं लिखा, मतलब आपने खुद से नहीं बनाया है, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च का रिव्यू लिख रहे हैं। यानी जो पहले से आपकी फील्ड में रिसर्च हुई हुई है, आप पढ़ के उसको रिव्यू करके उसका एक जायजा लेकर आप वो लिख रहे हैं। ठीक है, लिख आप जरूर रहे हैं, लेकिन वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है रिसर्च। वो आप टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं कि क्या इस पर रिसर्च हो भी सकती है, इसमें कोई गैप है या नहीं। फिर हम आ जाते हैं मेथोडोलॉजी की तरफ। मेथोडोलॉजी इज ऑलवेज रिपीटेबल। मेथोडोलॉजी वो एक तरीका है जिससे वो रिसर्च आप कर रहे हैं। वो तरीका वही होगा, मेथोडोलॉजी पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, वो तरीका वही होगा जो आपसे पहले वाले रिसर्चर्स ने भी ऑप्ट किया, जो आप भी ऑप्ट करेंगे, जो आपके बाद आने वाले भी उसी तरीके से वो रिसर्च। सो मेथोडोलॉजी इज समथिंग विच इज रिपीटेबल। वो आपने नहीं, आपने कोई मेथड डिवाइस नहीं की, आपने खुद से उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। आपने एक तरीका बताया है कि ये 3 4 तरीके में भी, एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके हों, तो आप वो सारे तरीके लिखेंगे, फिर बताएंगे इस एक तरीके से मैं ये काम करूंगा। मे बी ये काम करने का तरीका ही एक है, तो आप फिर उसी तरीके को, वही मेथड आप लिखेंगे। रिसर्च करने के मोर देन वन मेथड्स हो सकते हैं। इन दैट केस यू हैव टू डिफाइन ऑल द मेथड्स। ठीक है, कि ये एक मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब वो मेथड्स आपकी टाइप ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, आपकी जो टाइप ऑफ स्टडी है उस पे क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है, उस पे रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, उसके ऊपर केस स्टडी भी हो सकती है, उसके ऊपर जो है वो सिस्टमैटिक रिव्यू भी हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप उस पर कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब आप कहेंगे कि इसके, इस टॉपिक के ऊपर डिफरेंट तरीके से रिसर्च की जा सकती है, ये तरीकों से की जा सकती है, इस मेथड से की जा सकती है, मैं सिर्फ इस मेथड से करूंगा। तो ये मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी भी आपने नहीं बनाई। ठीक है, ना तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपने डिवाइस की है, ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ना एनालिटिकल स्टडी, ना डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ये सब आपकी मेथोडोलॉजीज, ये टाइप ऑफ स्टडी है, तो ये आपने खुद नहीं बनाई है। आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई चार्ट, कोई फिगर, कोई क्वेश्चनर वगैरह मौजूद है, तो आपने तो नहीं बनाया ना वो। आपने सिर्फ बताना है कि ये मेथड्स हैं, इनमें से इस मेथड के जरिए मैंने ये रिसर्च करनी। सो मेथोडोलॉजी भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है रिसर्च। जो रिसर्चर का अपना कंट्रीब्यूशन है दैट इज एनालिसिस। बेसिकली आपकी रिसर्च एनालिसिस के गिर्द घूम, आपने एक आइडिया से रिसर्च शुरू की। वो आइडिया कोई भी हो सकता है, जिसको हम अजम्पशन या हाइपोथेसिस कहते हैं। और बाय द एंड ऑफ योर रिसर्च आपने कंक्लूजन में या अपने फाइंडिंग्स में ये प्रूव करना है whether your assumption or your hypothesis was right or you were wrong। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका हाइपोथेसिस प्रूव नहीं भी होता, आपने रिसर्च फिर भी की है। अब उस हाइपोथेसिस से आपने बात शुरू की थी और फाइंडिंग्स तक लेकर गए हैं, तो आपने उस हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो एनालिसिस किया है उसका,
वो आपका कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में, क्योंकि एनालिसिस हर रिसर्चर का डिफरेंट। ठीक है, एनालिसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर पर्सपेक्टिव। आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर बेस करता है एनालिसिस। तो एनालिसिस ही दरअसल आपका रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन है, और ये ही 60% होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो रिसर्च है वो एनालिसिस है। सो दिस इज द लिंक बिटवीन डाटा एंड रिसर्च। एनालिसिस डाटा और रिसर्च के दरमियान एक लिंक है। अच्छा, रिसर्च क्या है? रिसर्च वो तब बनती है जब आप फाइंडिंग्स निकालते हैं, जब आप कंक्लूजन निकालते हैं। अब वो फाइंडिंग्स अगर आपके पास रिजल्ट्स पहले भी हैं, तब भी उनको डिस्कस करके कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे। तो उससे पहले जो जो चीज आपके पास है वो सिर्फ डाटा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बिल्डिंग तामीर होने से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले आपके पास मटेरियल होता है। आपके पास ब्रिक्स होती हैं, आपके पास सीमेंट होगा, आपके पास सिरेमिक्स होगा, आपके पास वुड होगा, आपके पास स्टील होगा, जो भी चीजें आपकी उस बिल्डिंग में यूज होनी है, आपके पास सारा जो है वो खाम माल जिसको कहते हैं, या सारा आपके पास जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो मौजूद है। इसको हम डाटा कहेंगे। इसी तरह से रिसर्च में आपके पास लिटरेचर रिव्यू भी है, आपके पास मेथोडोलॉजी भी है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास मेन कंटेंट भी है, आपके पास आपके डिसिप्लिन के उस कंटेंट की टर्म्स भी हैं। सब कुछ है, ये डाटा है। ठीक है, ये रिसर्च में तब कन्वर्ट होगा जब आप, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ योर एनालिसिस फिर इसको हम रिसर्च कह सकेंगे। हमें ये एनालिसिस के बाद जब आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो हम उसको उस कंक्लूजन के बाद आपके जो प्रोजेक्ट है या आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो रिसर्च पेपर है, वो थीसिस है, वो डिसर्टेशन है, वो साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस तो खैर रिसर्च नहीं कह सकते हम उसको, वो तो एक प्रपोजल है। आपका जो भी रिसर्च डॉक्यूमेंट है, एनालिसिस के बाद हम उसको रिसर्च कह सकते हैं। एनालिसिस से पहले जो कुछ भी आपके माइंड में है, वो अजम्पशन से लेकर लिटरेचर रिव्यू तक जो भी चीजें आपके पास है वो डाटा है, वो रिसर्च नहीं है। डाटा को रिसर्च बनाने के लिए जो लिंक है उसको एनालिसिस कहते हैं। यानी डाटा और रिसर्च के दरमियान जो एक ब्रिजिंग लिंक है, ये जो एक बाइंडिंग लिंक है, उसको हम कहते हैं रिसर्च एनालिसिस। ओके, सो एनालिसिस द एक्शन प्लान टू ड्रा कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हैं, अगर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी आपने पहले निकाले हैं, लेकिन जिस टाइप की भी आपकी रिसर्च है, उसमें कंक्लूजन निकालने के लिए जो एक एक्शन प्लान है, जिस तरीके से आपने कंक्लूजन निकालनी है या निकाली है, उसको एनालिसिस। देन एनालिसिस इज नेसेसरी फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। रिसर्च इज नॉट अबाउट डिसीजंस। रिसर्च में आप डिसीजंस नहीं दे सकते बाय द एंड ऑफ योर रिसर्च के आप कोई भी डिसाइड करके कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी डिसीजन दे दें कि ये इस तरह से है। योर डिसीजंस तो आप देते हैं, बट डिसीजंस शुड बी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आपके जो आप जो भी डिसाइड करें बाय द एंड ऑफ योर रिसर्च, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और डिसीजंस में फर्क क्या होता है? डिसीजन ये है कि आप विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एक डिसीजन दे रहे हैं, या एक डिसाइड करके आप बात बता रहे हैं, अब उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ दिस इज डे, ये दिन है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिसीजन। मैं डिसीजन दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ, आई हैव stepped out of my room and I have seen the sun is shining brightly, so I can conclude with justification that this is day. So this is informed decisions. अब ये informed decisions कैसे दिया मैंने? एनालाइज करके, एनालिसिस के थ्रू। मैं अपने कमरे से, अपने रूम से बाहर निकली, घर से बाहर निकली, मैंने देखा सूरज चमक रहा है, ठीक है, और धूप है। बेशक कमरे में बैठे हुए भी मुझे पता था कि दिन है, मैं इसको कह सकती थी दिन है, लेकिन वो डिसीजन होता, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ना होता। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। रिसर्च में जो भी डिसीजंस आपने बाय द एंड ऑफ योर रिसर्च देने हैं, वो इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब आप एनालिसिस करके बात करें। अगर आप एनालिसिस के बगैर फाइंडिंग्स लिख देंगे, देखिए रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में आपके पास रिजल्ट्स पहले से मौजूद होते हैं, फाइंडिंग्स मौजूद होती है। बल्कि हर रिसर्च में कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपको पता होता है इसका ये नतीजा निकलेगा, इसकी ये फाइंडिंग्स होंगी।
लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने के लिए आप एनालिसिस। देन एनालिसिस इज नेसेसरी टू बिल्ड सपोर्ट अराउंड अ पर्टिकुलर आइडिया। अब जो भी आपका आइडिया था, जो भी आपका हाइपोथेसिस था, जिसकी बुनियाद पर आपने रिसर्च करना, अब उसके इर्द गिर्द उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है? एनालिसिस रिक्वायर्ड। कि जब आप एनालाइज कर कर कोई बात लिखेंगे, तो उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं उठा सकेगा, उसको ये नहीं कह सकेगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आपने एनालिसिस में चीजें लिखी हैं कि आपने इस तरीके से। Then, analysis is necessary because this is an important tool to use in persuasive communication. Mind one thing, research is all about persuasive communication. रिसर्च में आपने कम्युनिकेट करना, एनालिसिस पोर्शन में स्पेशली। एनालिसिस आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, बल्कि पूरी रिसर्च ही आप अपने लिए नहीं कर रहे होते। आप फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए कर रहे हैं, आप अपने फेलो रिसर्चर्स के लिए कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, आप अपने कोलीग्स के लिए कर रहे हैं, जो आपके फील्ड के लोग हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं। आप बेसिकली उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एनालिसिस में। एंड योर कम्युनिकेशन शुड बी परसुएसिव। परसुएसिव क्या होता है? जिसमें आप दूसरे को कायल कर लेते हैं, दूसरे को परसुएट कर लेते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप उस दूसरे को कायल कर सके, अपने रीडर्स को, अपने रिसर्चर्स को आप कायल कर सके। सो परसुएसिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? एनालिसिस या एनालिटिकल होना जरूरी। आप एनालिटिकल होंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो परसुएसिव हो। देन वी हैव व्हाट इज एन एनालिसिस। एनालिसिस क्यों करना है वो मैंने बता दिया। एनालिसिस है क्या? बेसिकली एनालिसिस इज परफॉर्मिंग रिसर्च। रिसर्च की जो प्रैक्टिकलिटी है, ये रिसर्च को जो चीज प्रैक्टिकल बनाती है वो एनालिसिस। आपने इसको प्रैक्टिकल तरीके से करना है। उसके लिए आप एनालिसिस, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव करें, सिर्फ डिस्क्राइब करें चीजों को, या आप उसको एनालिटिकल करें, आप उसको थ्रू सॉफ्टवेयर करें, या आप उसको वैसे करें। आपने जिस चीज को मतलब जो प्रैक्टिकलिटी या परफॉर्मिंग जो एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च है, उसको एनालिसिस। सो एनालिसिस इज सेपरेटिंग रिजल्ट्स। आप रिजल्ट को मेन बॉडी ऑफ योर रिसर्च से सेपरेट करते हैं एनालिसिस के थ्रू। अजम्पशन से रिजल्ट्स निकालना या उसको उससे सेपरेट करना, इसको एनालिसिस कहते हैं। आपके माइंड में एक अजम्पशन या एक आइडिया है कि ऐसा है तो इस तरह से होगा, ठीक है? तो उससे रिजल्ट्स निकालकर, रिजल्ट्स हमेशा विद असर्शन लिखे जाते हैं, उसके अंदर कोई शेडो ऑफ डाउट नहीं। रिजल्ट कहते ही उसको है जिसमें डाउट नहीं रहता, ठीक है? अजम्पशन उसको कहते हैं, हाइपोथेसिस उसको कहते हैं जो डाउट पर बेस कर रहा है। रिसर्च इज अ जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन। आपने रिसर्च शुरू की तो अननोन थी चीजें, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो, जब आप रिसर्च शुरू करते हैं, आप कोई भी चीज विद असर्शन नहीं कह सकते। किसी भी चीज पर फोकस करके जोर देकर 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं लिख सकते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिसर्च। लेकिन रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो आप 100% एक्यूरेसी के साथ लिखेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा ही है। तो जो चीज आपको एक्यूरेसी देती है, ये रिजल्ट्स को सेपरेट करती है assumption से या hypothesis से, that is called results. Okay? So that is analysis. So analysis is the detailed examination of a topic. Basically आपका जो टॉपिक है वो आपके मेन कंटेंट पर बेस कर रहा होता है। आपका मेन कंटेंट या आपका जो अजम्पशन है, जो आपका हाइपोथेसिस है, उसके ऊपर आपका टॉपिक जो है वो बेस कर रहा होता है। तो a detailed examination of your topic is actually analysis. Then analysis is justifying results. Analysis is necessary because through analysis we justify the result. रिजल्ट आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे। रिजल्ट्स बेशक आपके पास पहले से मौजूद, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक आप एनालिसिस। सो एनालिसिस इज कनेक्टिंग रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, रिजल्ट्स बिल्कुल रिसर्च के एंड पे जाकर निकलते हैं, या रिसर्च में पहले से अगर आपके पास रिजल्ट्स हैं भी, तो उनको आप 100% एक्यूरेसी के साथ, ये जस्टिफिकेशन के साथ आप एनालिसिस के बाद तो जो चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स को रिजल्ट से कनेक्ट करती है वो एनालिसिस।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के ये हैं कि आप ये रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि कार्सिनोमा में स्टेम सेल थेरेपी हेल्प कर सकती है या नहीं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप थ्रू स्टेम सेल थेरेपी कार्सिनोमा या कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रिजल्ट ये है कि आपने वो ढूंढ लिया है इलाज, एंड यू कैन से विद 100% एक्यूरेसी और assertion that through stem cell therapy carcinoma could be cured। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। अब ऑब्जेक्टिव के साथ जो चीज रिजल्ट रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव को जो चीज कनेक्ट करेगी वो एनालिसिस है। आप एनालाइज करके लिखेंगे कि कैसे स्टेम सेल थेरेपी किस तरीके से कार्सिनोमा का इलाज कर उससे मुमकिन है। तो ये दोनों चीजों को, ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स को जो चीज कनेक्ट करेगी वो आपका एनालिसिस। देन परसुइंग रिसर्च क्वेश्चंस, जब आपने रिसर्च शुरू की थी, यू 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 हैव हैड सर्टेन क्वेश्चंस इन योर माइंड। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को लेकर आपने रिसर्च स्टार्ट की थी। अब वो जो क्वेश्चंस थे उनको परस्यू करना, उनको उनके जवाब ढूंढने का जो प्रोसेस है उसको एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस बनाना भी सिखाऊंगा। ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। देन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द टॉपिक। एनालिसिस बेसिकली आपके टॉपिक, क्योंकि टॉपिक आपका जो मेन कंटेंट है, जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, उसी से टॉपिक बनाते हैं ना। टॉपिक फॉर्मेशन वाले लेक्चर में ये मैंने सिखाया था। सो ये दिस इज द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अबाउट द टॉपिक। योर मेन टॉपिक इज बेस्ड ऑन योर यू नो your topic is based on the main content of your रिसर्च। आपके टॉपिक के अंदर आपका मेन कंटेंट मौजूद होता है और होना चाहिए, अदरवाइज वो टॉपिक नहीं होगा। तो जो आपके टॉपिक के ऊपर लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं उनको, उसको एनालिसिस कहते हैं। और एनालिसिस क्यों किया जाता है? एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इज रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस। वही बात कि रिसर्च हाइपोथेसिस से, अजम्पशन से थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है। आपके माइंड में एक आइडिया तो होता है, लेकिन वो अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ, वो अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ, वो अभी तक एनालाइज नहीं हुआ है। तो वो जो हाइपोथेसिस है, you when you formulate a hypothesis, you are always in a state of doubt, and you should remain in a state of doubt by even till the end of your research। आपका जो hypothesis है, hypothesis is never stated with assertion। You cannot say that carcinoma is curable with stem cell therapy। ठीक है, this could be your result, this could not be your hypothesis। hypothesis ये होगा, carcinoma could be cured with stem cell therapy। So this could be your hypothesis। hypothesis हमेशा state of doubt में लिखा जाता है कि कैंसर का इलाज स्टेम सेल थेरेपी से मुमकिन है। ये आप ये आपका हाइपोथेसिस है, मुमकिन हो सकता है, ये आपका हाइपोथेसिस है। और जब आप उसको रिजल्ट लिखेंगे तो आप लिखेंगे इफ इट इज एक्सेप्टेड, इफ योर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड by the end of your research through your analysis, so you would write carcinoma is curable with stem cell therapy। so this is your result, लेकिन हाइपोथेसिस होगा could be। ठीक है, तो इसी तरह से analysis is actually done in order to see whether your hypothesis is accepted or not, whether it is rejected or accepted। In both the cases, research is valid। अगर आपका जो hypothesis है वो reject भी हो गया है by the end of your research, even then your research is valid because you have done analysis। अब analysis ने prove किया कि कैंसर का इलाज स्टेम सेल थेरेपी से नहीं हो सकता। तो इसका ये नहीं मतलब कि आपकी रिसर्च को कोई फर्क पड़ गया है। आपने एनालिसिस किया है, आपकी रिसर्च आपका एनालिसिस है। आपका हाइपोथेसिस प्रूव हुआ है या नहीं हुआ, दोनों केसेस में अगर आपने एनालिसिस किया है तो आपने रिसर्च की है। आपके रिसर्च के वैलिडिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने रिसर्च ठीक तरीके से। सो नेक्स्ट इज significance of analysis, and this we would discuss after break। लेकिन इससे पहले जितनी बातें मैंने अभी तक की हैं, अगर उस पर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि जब 20 मिनट की ब्रेक होगी
तो आपके माइंड से क्वेश्चन निकल भी जाएगा और मे बी आपको ना बाद में याद रहे। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज अप योर हैंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तब भी बता दें, फिर मैं ब्रेक कर लेती हूँ। जी प्लीज, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और नॉट? जी अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। इरफान। जी वालेकुम। मैडम, ऑलमोस्ट क्लियर है मुझे चीज़ें ना, बहुत ओके, शुक्रिया। सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, थैंक यू वेरी मच। वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रेक और तकरीबन 9:50 होने वाले हैं। 10:10 पे आई विल बी बैक। रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, प्लीज स्टे कनेक्टेड। Welcome back after the break. And before the break, we have been discussing about analysis part और analysis portion and research. और हमारा जो next topic है, अगरचे slides मैंने आज की क्लास में भी उसके attach की हैं, लेकिन आज उसको हम start भी अगर कर लेंगे तो वो बात रहेगी नहीं, उसकी complete वो नहीं हो सकेगा आज। वो है standard problems in scientific research, और काफी डिटेल टॉपिक है, तो वो कल ही हम उस पर बात करेंगे। उस पर कल एक कंप्लीट लेक्चर होगा और उसके बाद आप एनालिसिस लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, कल की भी जिनकी क्लास है कोशिश करें वो एनालिसिस थोड़ा बहुत लिख कर मुझे भेजें। अगर अगर नहीं भी लिखा तो मेथोडोलॉजी एटलीस्ट जरूर लिख कर भेजें। सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस की इंपॉर्टेंस या एनालिसिस क्यों सिग्निफिकेंट है या एनालिसिस क्यों जरूरी है। इट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट्स डाटा। अच्छा, एनालिसिस में एक और चीज मैं आपको बता दूं, एनालिसिस की डिफरेंट डोमेन्स हैं। एनालिसिस के अंदर सेगमेंट्स हैं डिफरेंट। आपका टाइप ऑफ स्टडी एनालिसिस में आता है। ठीक है, आपकी मेथोडोलॉजी एनालिसिस को सपोर्ट करते हुए होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे एनालिसिस में डिस्कस होंगे। एनालिसिस आज की क्लास में खत्म नहीं हो जाएगा कि हमने एनालिसिस पर लेक्चर मैंने दे दिया है तो ये खत्म हो गया है ये टॉपिक। बेसिकली आपकी जितनी भी रिसर्च है वो सारी है ही एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो एनालिसिस आज शुरू हुआ है और ये थ्रू आउट योर कोर्स चलेगा। अब आगे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो एनालिसिस का ही हिस्सा है। टाइप्स ऑफ स्टडीज हमने जितनी डिस्कस करनी है वो कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी में भी फॉल करती हैं, लेकिन बेसिकली वो आपके एनालिसिस का हिस्सा है। कि अगर आपने केस स्टडी मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ, तो आपका एनालिसिस केस स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टडीज में आ जाएंगे आपके जितने सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएसएस, एनोवा, स्ट्रेटा, कोई और सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। आगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है वो भी एनालिसिस में है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी मेथोडोलॉजी की कुछ और टाइप्स हैं वो भी एनालिसिस के अंदर, जो मैंने आपको करवाया था अभी, इंटेक्स साइटेशंस। ठीक है, और उसके अलावा ये कि वैनकूवर स्टाइल जो है उसमें कैसे लिखना है, उसमें कैसे इंटेक्स साइटेशन देनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एनालिसिस का ही हिस्सा है। सो इट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, आज एनालिसिस से बात हमने शुरू की है, लेकिन आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो एनालिसिस और कंक्लूजन की तरफ ही बात जाएगी। हाँ, एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसा लेक्चर है जो मैं दूंगी, मे बी इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट, जो एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं रिसर्च के। सो इट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट्स डाटा। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जितना डाटा है, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको एक प्रेजेंटेबल बिल्डिंग में जो चीज लाती है वो आपका एनालिसिस है। और ये ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करती है डाटा। एनालिसिस आपके डाटा को ऑर्गेनाइज भी करता है, उसको इंटरप्रेट भी करता है। एनालिसिस ये बताता है रिसर्चर्स को कि ये चीजें मौजूद थी, ये अजम्पशन था, ये हाइपोथेसिस था, ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये उसके क्वेश्चंस थे। ये इंट्रोडक्शन में हमने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स थे इसलिए ये रिसर्च स्टार्ट की गई, ये क्वेश्चंस थे, ये लिटरेचर रिव्यू किया गया, उसके अंदर ये गैप निकला, उस गैप को फिल करने के लिए ये मेथोडोलॉजी ऑप्ट की गई, ये सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर से हेल्प ली गई, और फिर ये एनालिसिस करके ये कंक्लूजन निकला है। एनालिसिस ये सारी चीजें हैं। एनालिसिस में आपकी पूरी रिसर्च आ जाएगी कहीं ना कहीं। सो एनालिसिस स्ट्रक्चर्स डाटा इनटू प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन।
देखें, अगर आपके पास ईंटें भी हैं, सीमेंट भी है, आपके पास ब्रिक्स, ईंटें वही ब्रिक्स होगी, ब्रिक्स भी है, सीमेंट भी है, सिरेमिक्स भी है, वुड भी है, आपके पास जो है वो बजरी भी है, आपके पास सरिया भी है, आपके पास जो है लोहे की बाकी चीजें भी हैं, आपके पास सारा बिल्डिंग मटेरियल। अब ये प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको वन वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए क्योंककि वो डिफरेंट थिंग्स हैं, वो डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये ब्रिक्स हैं, ये सिरेमिक्स है, ये स्टील है, ये वुड है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, और इस ये सब बताने के बावजूद भी आप कोई प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। आपने डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन ये सब क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इससे आपने क्या निकाला, ये आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यही मटेरियल यूज हुआ हुआ होता है, सारी चीजें यही इस्तेमाल होती हैं। आप एक तो उसको वन वर्ड में डिफाइन कर पाते हैं, और उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होती, वो प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन है, वो सामने नजर आ रही होती है। लेकिन आप उसको फिर भी, आपको ये नहीं बताना पड़ता कि ईंटों, गारे, सीमेंट से मिला के मैंने घर, आप ये बताते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, ये प्लाजा है, ये फला चीज है, ये रोड है। ठीक है, ये किस चीज से बना है फिर वो मैटर नहीं करता, इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक ऐसी चीज मौजूद है जो प्रैक्टिकली आपके सामने मौजूद है। अब उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं, वो सिर्फ उसको बनाने वाले को पता हो, अदरवाइज लोगों को उससे मतलब नहीं है कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। उनके सामने एक कंक्रीट प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन मौजूद है। रिसर्च इज जस्ट लाइक प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड जो चीज उसको प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन में डाटा को कन्वर्ट करती है, ये स्ट्रक्चर करती है, उसको एनालिसिस कहते हैं। सो एनालिसिस इज दैट मच सिग्निफिकेंट देन डाटा फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एनालिसिस बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जितना आपके पास डाटा है, जितना आपके पास मटेरियल है, उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर ढाल के कंक्रीट करके, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। सो एनालिसिस बाइंड्स वेरिएबल्स टू डेवलप एन आर्गुमेंट। आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है, इसी तरह से आपके पास टाइप ऑफ स्टडी भी होती है, आपके पास लिटरेचर रिव्यू भी होता है, आपके पास गैप भी होता है, आपके पास मेथोडोलॉजी भी होती है, आपके पास कंटेंट भी होता है, आपके पास हाइपोथेसिस भी है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन ये सब आप उस वक्त तक रिसर्च नहीं कह सकते जब तक आप एनालिसिस नहीं कर लेते। एंड वंस यू हैव डन विद एनालिसिस, जब आप एनालिसिस कर लेंगे, फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि इसके अंदर ये, फिर आप ये कहेंगे ये मेरा पीएचडी का डिसर्टेशन है, इसका ये टॉपिक, ये मेरा एमफिल का थीसिस है, ये मेरा मास्टर्स का थीसिस है, ये मेरा रिसर्च आर्टिकल है। जस्ट यू विल टेल द टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल, एंड यू विल टेल दिस इज माय रिसर्च आर्टिकल, एंड दैट वुड बी इनफ। टेल द रीडर्स कि अब इसके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, उसको रिसर्च आर्टिकल का नाम देने के लिए, या थीसिस और डिसर्टेशन का टाइटल देने के लिए एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस करेंगे तो वो रिसर्च आर्टिकल कहलाएगा, वो थीसिस या डिसर्टेशन कहलाएगा। उसके अलावा आपके पास सब कुछ मौजूद हो, आपके पास इवन जो आपके रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं उसमें रिजल्ट्स भी मौजूद होते हैं, आपके पास रिजल्ट्स भी मौजूद हो, आपके पास सॉफ्टवेयर भी होगा एसपीएसएस वर्जन में भी 22 या 17 या वट एवर इट इज, आपके पास एनोवा या स्ट्रेटा, ये वो सब कुछ होगा। आपके पास लिटरेचर रिव्यू भी होगा, गैप भी होगा, रिसर्च क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, कंटेंट भी होगा, इंट्रोडक्शन भी होगा। आपने एब्स्ट्रैक्ट भी, एब्स्ट्रैक्ट वैसे तो एनालिसिस के बगैर नहीं लिखा जा सकता, उससे पहले नहीं लिखा जा सकता, एनालिसिस एब्स्ट्रैक्ट सबसे एंड पे लिखा जाता है। लेकिन आपके पास ये सब कुछ हो, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, आप इसको अलग अलग टाइटल या नाम तो दे सकते हैं, ये लिटरेचर रिव्यू है, ये इंट्रोडक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये हाइपोथेसिस है, ये वट एवर इट इज, ये मेथोडोलॉजी है, ये टाइप ऑफ स्टडी है, ये जो है मेरा सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ है। लेकिन आप इसको रिसर्च नहीं कह सकते। रिसर्च आप उसको तभी कहेंगे, रिसर्च आर्टिकल का नाम आप उसको तभी देंगे, या थीसिस डिसर्टेशन का नाम आप उसको तभी देंगे जब आपने उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की होगी, यानी आपने डाटा को प्रैक्टिकली यूज किया होगा।
रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकली उस डाटा को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, आपने उसके ऊपर कहीं ना कहीं एनालिसिस किया है उस डाटा का। ठीक है, वो डाटा आपका न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, वो आपका सैंपल साइज भी हो सकता है, वो आपकी पॉपुलेशन भी हो सकती है, वो आपका कुछ जो 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 चीजें रिसर्च में होती हैं, लिटरेचर रिव्यू है, सब कुछ ये भी हो सकता है, आपकी टाइप ऑफ स्टडी भी हो सकती है, आपकी मेथोडोलॉजी भी हो सकती है, वट एवर इट इज। लेकिन उसको प्रैक्टिकली रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च आर्टिकल, थीसिस या डिसर्टेशन आप उस वक्त कहेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे प्रैक्टिकली उसको। ठीक है, then analysis is significant or it is important because it finds variables to develop an argument. Again the same thing, you have different variables और उन variables को bind करेगा analysis और फिर एक argument develop होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सीमेंट और ईंटें दो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, आपके पास सीमेंट भी होगा, आपके पास ब्रिक्स भी होंगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आप उनको बाइंड नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी बना नहीं सकते, कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो बिल्डिंग नहीं कहलाएगा, वो कुछ भी कंक्रीट नहीं कहलाएगा, वो जस्ट आप उसको ब्रिक्स एंड सीमेंट तो कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको किसी बिल्डिंग का नाम या कंस्ट्रक्शन का नाम नहीं दे सकते। तो जो डिफरेंट वेरिएबल्स को, रिसर्च के डिफरेंट वेरिएबल्स अभी मैंने डिफाइन किए हैं, जो टाइप ऑफ स्टडीज अभी मैंने डिफाइन किए हैं, जो मैंने चीजें रिसर्च के डिफरेंट डाटा को अभी डिफाइन किया है, उन डिफरेंट वेरिएबल्स को बाइंड करके एक आर्ग्यूमेंट डेवलप तब होगा जब आप एनालिसिस करेंगे, और आर्ग्यूमेंट डेवलप आप करेंगे तो कंक्लूजन निकलेगा। देखिए, कंक्लूजन हमेशा आर्ग्यूमेंट का निकले, कंक्लूजन कोई चीज प्रैक्टिकल होगी तो उसका नतीजा भी निकले। जब तक प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, जब तक एनालिसिस किसी चीज का आप नहीं करेंगे, आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कंक्लूजन नहीं निकालेंगे तो आप रिजल्ट को लिख नहीं सकते। बेशक आपके पास रिजल्ट मौजूद होगा, लेकिन आप रिजल्ट को लिख नहीं सकते उस वक्त तक जब तक आप उसका प्रॉपर एक आर्ग्यूमेंट डेवलप नहीं करते, आप उसका एनालिसिस नहीं करते और आप उसको लिख नहीं लेते। सो दिस इज बेसिकली, एनालिसिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ रिसर्च। रिसर्च बेसिकली है ही एनालिसिस। एनालिसिस के अलावा बाकी आपका बिल्डिंग मटेरियल है, बाकी आपका डाटा है, आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या प्रैक्टिकलिटी वो नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली द रिसर्च इज द एनालिसिस पार्ट और द एनालिसिस पोर्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आपके पास जो कुछ है वो मटेरियल है, वो डाटा है, उसको आप प्रैक्टिकली रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल यू डू द एनालिसिस। बेशक आपके पास रिजल्ट्स पहले से मौजूद, आपके पास सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा सा मौजूद, और आपको पता हो कि आपने रिजल्ट्स निकाल लेने हैं या रिजल्ट्स पहले से मौजूद हैं आपके पास, उसके बावजूद जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, अगर रिजल्ट्स देखिए, सबसे मेजर जो आपके पास है रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो होती है, जिसमें रिजल्ट्स आपके पास मौजूद होते हैं, अब कंक्लूजन ही लिखना है ना, आप कंक्लूजन उस उन रिजल्ट्स का तब तक नहीं लिख सकते जब तक आप उन रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं करते, क्योंकि उन रिजल्ट्स को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड रिसर्च इज नथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन ऑफ एनी पॉइंट। रिसर्च में आप कोई भी पॉइंट देंगे, जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक वो जस्टिफाइबल नहीं होगा, तब तक आप उसको रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम नहीं दे सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और आप कंक्लूड भी नहीं कर सकते, आप फाइंडिंग्स भी स्टेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू डू इट प्रैक्टिकली। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में रिजल्ट्स आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन आपके पास उन रिजल्ट्स को स्टेट करने की, लिखने की या प्रेजेंट करने की जस्टिफिकेशन नहीं होती अनलेस एंड अनटिल यू डू द एनालिसिस। तो एनालिसिस इज दैट मच इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकली यही रिसर्च, एनालिसिस ही आपका, आपकी रिसर्च है, या आपकी जो आप ये कह लें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसर्चर इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज बेसिकली योर एनालिसिस पार्ट। Then we have how to write analysis, and this is very important. अक्सर रिसर्चर्स का मुझसे यही क्वेश्चन होता है, खुद से कैसे लिखें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालिसिस आपने खुद से लिखना है, खुद से करना है, आपने उसको इंटरनेट से लेके नहीं लिखना। अब बाकी चीजों में कहीं ना कहीं आप इंटरनेट की हेल्प ले रहे होते हैं,
देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, वो आपके डिसिप्लिन की टर्म्स या मेजर टर्म्स का इंट्रोडक्शन है, तो वो की टर्म्स या टर्म्स जो है, जो आपकी की पॉइंट्स है, वो आपने खुद नहीं बनाए, वो आपने खुद डिफाइन भी नहीं, वो डिवाइस भी नहीं किया आपने। आपने उनको कहीं ना कहीं लेके किसी जगह से उसको अपने वर्ड्स में, ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरनेट से आप वर्ड्स भी उठा लें, अदरवाइज फिर प्लेजरिज्म आएगा। आपने वर्ड्स या लैंग्वेज अपनी यूज करनी है, लेकिन कंटेंट आपका अपना नहीं होता इंट्रोडक्शन में। आपने अपने जो डिसिप्लिन या जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक को डिफाइन करना। फिर इसी तरह से जो आपका जो लिटरेचर रिव्यू है, वो भी आपने कहीं ना कहीं से प्रीवियस स्टडीज या रिसर्च को रिव्यू करके लिखना। बेशक अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वो रिसर्च आपकी नहीं है। आपने उसको रिव्यू किया गैप निकालने के लिए, और उसको फिर आपने लिखा। अच्छा, मेथोडोलॉजी इज ऑलवेज रिपीटेबल। मेथोडोलॉजी भी आपका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेथोडोलॉजी में भी आपने मेथड्स कहीं से लेने हैं, और फिर उन मेथड्स को आपने डिफाइन करना है। कहीं ना कहीं आपने कंटेंट लिया और उस कंटेंट को अपने वर्ड्स में लिखा। अब एनालिसिस इज बेसिकली, सबसे मुश्किल पार्ट रिसर्च का एनालिसिस ही है, क्योंकि एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो आपने खुद करना है, जो रिसर्चर का अपना कंट्रीब्यूशन। आपका जो एनालिसिस है वो आने वाले रिसर्चर्स का लिटरेचर रिव्यू हो। ये भी जेन में रखिएगा, आपके एनालिसिस को रिव्यू करके आपके बाद वाले रिसर्चर्स जो है वो उसको लिटरेचर रिव्यू लिखे। ठीक है, तो बेसिक लिटरेचर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका एनालिसिस है। सबसे मुश्किल होता है एनालिसिस, नो डाउट। एनालिसिस करना और उसको लिखना मुश्किल होता है, और सबसे ज्यादा रिसर्चर्स मुझसे क्वेश्चन भी यही करते हैं कि हम खुद से कैसे लिखें। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आपने खुद से लिखना है, कि आपने इधर उधर से कहीं से नहीं लेना। आप रिजल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन उनको डिफाइन, उनको एनालाइज आपने खुद करना। सो इसको शुरू कैसे करते हैं? इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका है, अगर इसको समझ लिया जाए। चूज चूज योर आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो ये देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने एनालिसिस किस आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट किया। व्हाट इज योर सेंट्रल क्लेम, और व्हाट इज योर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट? आपका सेंट्रल क्लेम या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट कौन सा है? आपने अपना एनालिसिस पार्ट किस आर्ग्यूमेंट से शुरू करना है? दैट कुड बी योर हाइपोथेसिस, दैट कुड बी योर थीसिस स्टेटमेंट, दैट कुड बी सम की टर्म ऑफ योर टॉपिक। आप कहीं से भी एक आर्ग्यूमेंट पकड़े, और वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किस आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। एनालिसिस आपने वहां से शुरू करना है, जहां से आपका दिल चाह रहा है, जहां से आपको लगता है कि आप अपनी बात बेहतर तरीके से समझा सकेंगे, वहां से आपने शुरू करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायर टू राइटिंग योर एनालिसिस सेक्शन, यू नीड टू चूज योर आर्ग्यूमेंट, कि आपने किस आर्ग्यूमेंट से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरा थीसिस जो है वो लिटरेचर पे था, लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो मेटाफिजिक्स कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व थी। मेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मेटाफिजिक्स में था, मेटाफिजिक्स में फॉल करता था। तो मैंने एक सेंटेंस, मेरा आर्ग्यूमेंट जो मैंने जिससे अपना एनालिसिस पार्ट शुरू किया था, आई आई इवन रिकॉल इट टुडे, दैट वाज फिजिक्स इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। अब ये एक ऐसी लाइन है जो इंक्विजिटिव इन नेचर है। ठीक है, ये क्यूरोसिटी को भी कहीं ना कहीं पढ़ने वालों के तजस्सुस को भी बढ़ा रही है, कि फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को मैं कंबाइन कर रही हूँ। और फिर मैं ये एक आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ कि फिजिक्स जो है वो दरअसल मेटाफिजिक्स की ऑपरेशनल डेफिनेशन है। कि जब मेटाफिजिक्स को आप इन ऑपरेशन ले आए, जब आप उसको प्रैक्टिकलिटी में बयान करना शुरू कर दें, या आप उसको प्रैक्टिकल करके, मेटाफिजिक्स, metaphysics is something which is beyond physics, which is beyond the concrete realities of life, तो मेटाफिजिक्स कहते हैं। जब आप उसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहें, या उसको ऑपरेशनल करके दिखाना चाहें, तो फिजिक्स दरअसल उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ही है। अगर हम फिजिक्स को स्टडी करना शुरू करते हैं, अगर हम मटेरियल को, देखिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मटेरियल, फोर्स। फिजिक्स यही है ना, मेजरमेंट, मटेरियल, फोर्स, लाइट, ठीक है, वेलोसिटी, ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स में। आई हैव नेवर बीन अ साइंस स्टूडेंट, सो कोई चीज अगर मुझसे चूक जाए तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। ऑल ऑफ यू आर मोस्टली डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल फील्ड,
या साइंस कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है, मैंने साइंस कभी भी नहीं पढ़ी, आई मस्ट टेल यू। सो फिजिक्स यही है, वेलोसिटी, लाइट, मेजरमेंट, आप उसको मैटर, ये सब फिजिक्स में कहीं ना कहीं फॉल करता है। अगर हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं, अगर हम मैटर को स्टडी करना शुरू करते हैं, उसका एंड मेटाफिजिक्स पर ही हो। अगर हम लाइट को स्टडी करना शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप आगे उसको डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है, वो मेटाफिजिक्स है। जब आप उसको ऑपरेशनल करके डिस्कस करेंगे, तो उसकी जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है ना मेटाफिजिक्स की, वो फिजिक्स है। फिजिक्स का एंड मेटाफिजिक्स है। और मेटाफिजिक्स को अगर आपने कंक्रीट वे में बयान करना है, तो आपको फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। दिस वाज माय सेंट्रल क्लेम और आर्गुमेंट विच वाज वेरी ट्रिकी। अब इसको प्रूव करना, और ये एक जेन में रखना है आपने, जिस आर्गुमेंट से आपने अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है या एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करना है, उस आर्गुमेंट को आपने थ्रू आउट योर एनालिसिस इंटैक्ट रखना है और उसको प्रूव करना है, उसको जस्टिफाई करना है। सो योर सेंट्रल क्लेम और योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी ट्रिकी टू हैंडल इट थ्रू आउट योर थीसिस। तो देखिए, अगर मैंने ये क्लेम किया कि फिजिक्स इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, आप लाइट को स्टडी कर लें, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप आगे उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स वही है जिसको आप डिफाइन ना कर पाए, विच इज बियॉन्ड कंक्रीट रियलिटीज ऑफ लाइफ और दिस यूनिवर्स, दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। अच्छा, आप वेलोसिटी को ले लें, वेलोसिटी में भी एक पॉइंट ऐसा आएगा आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप मैटर को ले लें, मैटर को भी आप एक पॉइंट आएगा, मैटर को आप आगे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब मैटर लाइफ में कन्वर्ट होगा, फिर उसके अंदर माइंड आएगा, तो माइंड को आप मैटर के अंदर देखिए, मैटर का एंड ही लाइफ है ना, तो लाइफ को आप एक खास हद तक तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइफ बियॉन्ड डेथ को आप जब डिफाइन करेंगे, तो मेटाफिजिक्स उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगी। आप फिजिक्स की कोई एक चीज ऐसी उठाकर देख लें जिसको आप 100% डिफाइन कर सकते हो, या जिसको आप बिल्कुल एंड तक जाके, हर पॉइंट, फिजिक्स का हर पॉइंट ऐसा है कि उसके आगे एक फुल स्टॉप है, कि अब इसके आगे आप डिफाइन नहीं कर सकते। और ये मैं आपसे आज पूछना भी चाहूंगी, जितने भी यहाँ पर लोग फिजिक्स से रिलेटेड हैं, वो मुझे ये बताएंगे वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि फिजिक्स का कोई भी आप एक पॉइंट उठा के देख लें, कोई भी एक टॉपिक ले लें, उस टॉपिक पे एक जगह पे जाके फुल स्टॉप होगा कि इसके आगे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे मेटाफिजिक्स शुरू हो जाए। और मेटाफिजिक्स को ऑपरेशनल अगर आपने करके दिखाना है, तो वो फिजिक्स है। सो दिस वाज माय सेंट्रल क्लेम और आर्गुमेंट। इस तरह से आपने अपना एक आर्गुमेंट बनाना है, डेवलप करना है, दैट कुड बी योर थीसिस स्टेटमेंट। और ये ध्यान में रखना है कि उसको आपने फिर इंटैक्ट रखना है थ्रू आउट योर एनालिसिस। ये नहीं कि आपका सेंट्रल क्लेम कुछ और है और आप एनालिसिस कुछ और कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके से आप एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और फिर रिजल्ट्स को इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे। देन डिफाइन योर थीसिस। थीसिस से मुराद यहाँ थीसिस स्टेटमेंट है। जब आपने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया, उस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करने के बाद, अब आपने उस आर्ग्यूमेंट को अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक कर। अब थीसिस स्टेटमेंट वही है जो आपने अजम्पशन से स्टार्ट किया था, आपके माइंड में कोई भी आइडिया था, उस आइडिया को प्रूव करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अब आपका जो सेंट्रल क्लेम है, जिस आर्गुमेंट से आपने अपना एनालिसिस पार्ट शुरू किया है, उसको अब आपने थीसिस स्टेटमेंट से लिंक करें। देन राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इससे ये नहीं मुराद कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपने यहाँ लिखना शुरू कर देना है, या आपने अपने इंटायर जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है उसका जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है वो लिखना शुरू कर देना, नहीं। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन सबसे पहले होता है, लिखा सबसे आखिर में जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। इंट्रोडक्शन जो है, that is the first chapter of your thesis or dissertation, that is the first paragraph of your synopsis maybe or research paper, but it is always written by the end of your research document. आप conclusion भी लिख लेते हैं, फिर आप introduction लिखते हैं, पहले introduction नहीं लिखा जाता, because in introduction you have to introduce the entire research, जो आपका research document है आपने उसको introduce करवाना है। और abstract इसके भी बाद लिखा जाता है। abstract is an independent document। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल भी आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, ये हर रिसर्च डॉक्यूमेंट में होता है।
आपके थीसिस डिसर्टेशन में भी 250 वर्ड से ज्यादा का नहीं होगा, मैक्सिमम 250 वर्ड्स का होता है। आपके थीसिस डिसर्टेशन में भी 250 वर्ड्स का होगा, चाहे वो आपका पीएचडी का डिसर्टेशन है, और आपके एक रिसर्च पेपर जो मैक्सिमम 3500 टू 5000 वर्ड्स के दरमियान कहीं फॉल करता है, उसमें भी 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये लिखा सबसे आखिर में जाता है, इंट्रोडक्शन के भी बाद लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन आपके रिसर्च का जो डॉक्यूमेंट है उसका हिस्सा है। एब्स्ट्रैक्ट इज एन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, इसमें मैं पूरा लेक्चर दूंगी आपको। एब्स्ट्रैक्ट उसका हिस्सा नहीं होता, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। राइट द इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, जो आपका सेंट्रल क्लेम है, जो आपका आर्गुमेंट है, अब उसको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। अब आपने उसका थीस एनालिसिस पार्ट का इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करें। जब आपने सेंट्रल आर्गुमेंट चूज किया और लिखा था, वो आपका एनालिसिस पार्ट का इंट्रोडक्शन नहीं था। जब आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट डिफाइन किया, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट तो इंट्रोडक्शन में भी आपने डिफाइन किया हुआ है ना, थीसिस स्टेटमेंट तो आपके टॉपिक के अंदर भी मौजूद है, तो वो भी आपका वहां से भी एनालिसिस शुरू नहीं होता। आपने इसको लिंक अप कर लिया आर्गुमेंट को और थीसिस स्टेटमेंट के साथ, ये लिख के फिर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर एनालिसिस ये लिखना शुरू करना है कि अब आप एनालिसिस करने लगे हैं, अब आपका एनालिसिस क्या है। देन राइट द बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स, फिर आपने उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स आगे, उस बॉडी ऑफ पैराग्राफ से मुराद ये है कि उसी को, जो आपका एनालिसिस है, जो आपका सेंट्रल क्लेम है, जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, उसको इंटैक्ट रखते हुए उसको जस्टिफाई करने के लिए, रिजल्ट्स को निकालने के लिए, अगर पहले से रिजल्ट्स मौजूद हैं तो उनको जस्टिफाई करने के लिए बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स डेवलप करते जाएं, लिखते जाएं। तब तक लिखें जब तक आपका सेंट्रल क्लेम जो है वो जस्टिफाई ना हो जाए, वो प्रूव ना हो जाए। वो गलत भी साबित हो सकता है, जो आपका सेंट्रल क्लेम है वो गलत भी साबित हो सकता है। मसलन ये मेरे थीसिस का ये भी नतीजा निकल सकता था कि मेटाफिजिक्स का फिजिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इवन देन मेरी रिसर्च वैलिड होती, उस पर कोई वो हर्फ नहीं आ सकता था, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ये पता चला होगा कि आपका सेंट्रल क्लेम जो है, या आपका जो हाइपोथेसिस है या थीसिस स्टेटमेंट, वो प्रूव नहीं हो सका। Even if your thesis statement is not proved to be true, your research is valid. Then write the body of paragraphs. Body of paragraphs आपने लिखना है, तब तक लिखना है जब तक आपके रिजल्ट्स जस्टिफाई ना हो जाएं, जब तक आपका सेंट्रल क्लेम जस्टिफाई ना हो जाए। देन एड अ कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन आपके राइटअप का या आपके डॉक्यूमेंट का कंक्लूजन नहीं है। डॉक्यूमेंट का आपका अगर थीसिस या डिसर्टेशन है तो पूरा चैप्टर होता है, छोटा सा चैप्टर होता है। प्लीज म्यूट योर माइक्स। छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन उसके एंड पर एक चैप्टर आपका कंक्लूजन का मौजूद, राइट। सो कंक्लूजन का वो चैप्टर जो है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, एनालिसिस का अपना एक कंक्लूजन है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर एनालिसिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर एनालिसिस। इसमें आप रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं, आप अपने सेंट्रल क्लेम को भी दोबारा जस्टिफाई करके लिख सकते हैं, आप अपने पूरे उस एनालिसिस को कंक्लूड करके उसको आप लिखेंगे। कंक्लूजन के बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी राइटअप आपका अधूरा रहता है। जब तक आप उसका स्टार्ट और एंड एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखते, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप उसको कंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो बिल्कुल अधूरा है। तो आपने एनालिसिस का भी लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का लिखना है। सो दिस इज अबाउट एनालिसिस। देन there is another question which most of the scholars they ask, जो अक्सर मुझसे स्कॉलर्स पूछते हैं, और अक्सर गलती भी आप लोगों ने यही की भी होती है, एनालिसिस की बजाय समरी लिखी। सो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड समरी। समरी में आप कुछ भी एनालाइज नहीं करते हैं, आपने जो कुछ पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड समरी। एनालिसिस में आपने एनालाइज करना है, आपने परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स के बाद एनालिसिस लिखना। एनालिसिस इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। उसमें आप अपने फ्यूचर रिसर्चर्स के साथ, अपने को रिसर्चर्स के साथ, अपने एकेडमिक जो पीयर्स हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन अ परसुएसिव वे, दैट इज एनालिसिस। समरी में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, समरी इज पैसिव, एनालिसिस इज एक्टिव। Summary is the passive way of writing. Analysis is the active way of writing. ठीक है, writing skill in itself is active skill. That is not passive skill. Reading is passive skill. Listening is passive skill. Speaking
एंड राइटिंग, बोथ आर एक्टिव स्किल्स। ये दोनों एक्टिव स्किल्स हैं। लेकिन इसके अंदर फिर अगर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को देखें, डिफरेंट राइटअप्स को देखें, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ राइटअप आपके एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। इसी तरह से समरी जो है, दैट इज अ पैसिव डॉक्यूमेंटेशन। आपने कोई चीज पढ़ी है और उसको अपने वर्ड्स में या उसको एज इट इज लिख देना, वो समरी है। एनालिसिस में आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। So summary presents existing information, whereas analysis is based on assumption. Acha, analysis is actually, it starts from unknown, it ends on the unknown. Research is a journey from unknown to known. So analysis is based on assumption. Analysis assumption पर base करता होता है, और फिर by the end of analysis आप results लिखते हैं, तो वो justified results होते हैं, और ये persuasive communication की तरह होता है। Summary identifies main points, whereas analysis examines and interprets. Summary में सिर्फ आपने main points identify करने हैं, उनको ना examine करना है, ना उनको interpret करना है, ना उनको discuss करना है। Analysis में discussion होगी, interpretation होगी, और analysis में examination भी होगी of your point of view। आप अपने point of view को examine भी करेंगे, judge भी करेंगे। So summary में ये सब नहीं होता। Summary states facts said or done, whereas analysis reaches conclusions based on evidence. Summary में आपके जो facts हैं, जो कहे गए हैं या जो किए गए हैं, आपने as it is state कर दे। That is just like a statement. जबकि analysis जो है वो conclusion तक, analysis practical। Please mute your mics. Whose mic is unmuted? Dr. Farheen, please mute your mic. So analysis is a practical activity. Analysis में आपने कंक्लूजन तक पहुंचना है एविडेंस की हेल्प से। ठीक है, एविडेंस और जस्टिफिकेशंस को लेकर डिस्कस करते हुए, एनालाइज करते हुए आपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। देन समरी रीइटरेट्स थॉट्स ऑफ अदर्स। समरी किसी की भी दूसरे की थॉट को अपने वर्ड्स में लिखने का नाम है। इट रीइटरेट्स थॉट्स ऑफ अदर्स। ये दूसरों की थॉट्स को बार बार आपके सामने लाएगा, बार बार आप वही बात लिखेंगे जो किसी राइटर ने लिख दी, अब आप उसको समराइज करके। Whereas analysis discusses significance of elements with researcher's point of view. Analysis में रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद होता है। और एक और बात, रिसर्च में कहीं पर भी एनालिसिस के अलावा आपका पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद नहीं होना चाहिए, और नहीं होता। रिसर्च के किसी भी और हिस्से में, वो लिटरेचर रिव्यू हो, वो अब लिटरेचर रिव्यू में आप ये तो कह सकते हैं कि इस राइटर ने ये बात की, आप ये नहीं कह सकते कि इस राइटर ने ये बात गलत की है। ये नहीं लिटरेचर रिव्यू में आप कहीं पर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर भी और रिसर्च प्रोजेक्ट में नहीं दे सकते सिवाय एनालिसिस के। और एनालिसिस में आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं दे सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए कहीं साइटेशन की फॉर्म में, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए आप कोई साइटेशन, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। बट मेजर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। रिसर्च में और किसी हिस्से में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना, थोपना तो बिल्कुल नहीं है। जबकि एनालिसिस पार्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। रिसर्चर में, रिसर्चर ने दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा नहीं लिखना। हाँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्टेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप साइटेशन की फॉर्म में दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे रिसर्चर्स का आप लिख सकते हैं। बट दैट वुड बी जस्ट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, that would not be the central argument of your analysis. So that was all about today's lecture. Now, if you people have any question or anything you want to discuss, or any feedback or any point which is not clear to you, so you're most welcome to ask, but please raise up your hands first. अगर कोई चीज नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज पूछिए। कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं, कोई भी बात करना चाह रहे हैं, यूर मोस्ट वेलकम। जी डॉक्टर इरफान। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है जी कि हम एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स भी मेंशन करते हैं, जी तो क्या हम पहले रिजल्ट्स जब मेंशन करते हैं तो हम उसके साथ प्रीवियस लिटरेचर के रिजल्ट्स को कंपेयर तो नहीं करते ना? पहले हम अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या वेरिएबल्स के साथ हमने क्या चीज फाइंड की है, जी जी। फिर देखिए उसके बाद। रिजल्ट,
ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में होता है कि आप रिजल्ट्स अपने पहले लिखते हैं और फिर उसको उसका एनालिसिस करते हैं। इसमें आपने प्रीवियस स्टडीज के रिजल्ट्स नहीं लिखने, प्रीवियस नहीं स्टडीज को सिर्फ लिटरेचर रिव्यू में आपने डिस्कस करना। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं, जी जी। हमने रिजल्ट्स फाइंड किए हैं, जी तो हम उसको एक चैप्टर में लिखते हैं रिजल्ट्स, जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में लिखते हैं डिस्कशंस, या रिजल्ट डिस्कशन एक ही चैप्टर होता है डॉक्टर साहब। तो फिर हम रिजल्ट्स अपने डिस्कस करने के बाद उनको फिर किसी दूसरे के साथ एनालाइज करते हैं, जी जी। तो इस किसी तरह दूसरे हम। के साथ एनालाइज नहीं करते। देखिए रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक तो एक ही चैप्टर होता है। रिसर्च के अंदर रिजल्ट और ठीक। डिस्कशन ही आपका एनालिसिस है। अब आपने रिजल्ट्स उसमें डिस्कस कर लिए, वो रिट्रोस्पेक्टिव है तब भी, वो प्रोस्पेक्टिव है तब भी आपने तब भी एनालिसिस किया और आपने डिस्कस करके रिजल्ट या तो डिस्कशन के बाद जनरेट किए, या आपके पास रिजल्ट्स पहले से थे और आपने उनको डिस्कस करके एनालिसिस कर लिया उनका। ये आपका एनालिसिस और डिस्कशन है, ये आपका मेजर चैप्टर है। अब आपने प्रीवियस स्टडीज के रिजल्ट्स को कहीं अगर उसके साथ को रिलेट करना है तो वो आपने साइटेशन की फॉर्म में करना है, जस्ट टू स्ट्रेंथन योर ओन रिजल्ट्स। उसमें आपने उनको कंपेयर कहीं नहीं करना है। वो आपने अपने आर्गुमेंट या अपने क्वेश्चन को हमने जस्टिफाई करने के लिए उसको। बिल्कुल कर सकते हैं, साइटेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, सही। स्ट्रेंथन बस योर ये, पॉइंट ऑफ व्यू, योर रिजल्ट्स। हाँ, एनालिसिस में हम किसी की भी साइटेशन लगा के तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आपको 11 to 19% तक ये साइटेशंस अलाउ होती हैं। ये जो सही। प्लेजरिज्म अलाउ है ना आपको, वो 11 to 19, इट वेरीज कि आपको कितने परसेंट अलाउ है। इट वेरीज फ्रॉम जर्नल टू जर्नल, जो आपने पेपर सबमिट करवाना है। और अगर आप थीसिस डिसर्टेशन की बात करें, पीएचडी में मैक्सिमम आपको 19% अलाउ है। बेसिकली वो आपको प्लेजरिज्म अलाउ नहीं है, वो आपको ये साइटेशंस अलाउ है। तो आप साइटेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूर लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो 19% से ज्यादा ना बन जाए। ठीक है। थैंक यू। यू वेलकम। जी डॉक्टर नकवी, यू वांट टू से समथिंग? जी डॉक्टर साहब। जी मैम। डॉक्टर मोहम्मद रजा नकवी। जी। जी मैम, सवाल ये था कि मैम मेरी कंपैरेटिव स्टडी है, तो कंपैरेटिव स्टडी के अंदर अगर मैं अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करूँ तो उसके अंदर मैं प्रिजम्पटिव अजम्पशन अपनी कौन सी बनाऊँ उसके अंदर, जिसके यू आर जिसमें नॉट आर्ग्यूमेंट ऑडिबल। में मेरे एक तो ये कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी कंपैरेटिव स्टडी है तो उसमें क्या करना है? उस कंपैरेटिव स्टडी के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट से पहले अपना अजम्पशन कौन सी बनाऊँ, जिसके लिए फिर मैं सारी आर्ग्यूमेंट को ड्रॉ करूँ। डॉक्टर साहब अजम्पशन तो आपका टॉपिक फॉर्मेशन से पहले था ना। टॉपिक जो है वो आपका अजम्पशन बेस्ड ही होता है। टॉपिक आप बना चुके हैं, वो आपके 1-on-1 सेशन में मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ आपके साथ। जी जी। तो जो आपका टॉपिक है वो आपके अजम्पशन पर ही बेस कर रहा है। अब आपने फर्दर कोई अजम्पशन नहीं बनाना है, आपने वही उसी थीसिस स्टेटमेंट को लेकर एनालिसिस करना। ठीक है। तो मैम एक टॉपिक हमने बनाया है और न्यूट्रल होके हमने उसको एज कंपैरेटिव हम देखना चाहते हैं, एनालिसिस करके कि वो चीज कहाँ पे लायक करती है। वो एक गैप है जो जिसपे किसी ने रिसर्च नहीं की, जी जी। कंप्लीटली किसी ने नहीं की। जी तो मैं ऐसा कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, उसके अंदर एक तरीके से समझिए कि वो एक तरीके से खुद के अंदर एक प्राइम स्टडी है कि उसके अंदर कंपैरिजन कभी किसी ने की नहीं। जी। जी। तो तो ये तो उसके अंदर गैप है अगर ना। हम आर्ग्यूमेंट, हाँ ये जी बिल्कुल एक एब्सोल्यूट गैप है। एब्सोल्यूट गैप के अंदर अब हम अगर उसको एनालिसिस के अंदर लेके आए तो फिर वो हमने तो कहा है कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कोई और हमने अजम्पशन नहीं बनाए उसके बारे में। जी। जी। तो अब अजम्पशन ही उसको ये थी ना आपकी डॉक्टर साहब, आपकी अजम्पशन हाँ, ये थी कि कंपैरिजन इनका इनका इन वेरिएबल्स पर हो सकता है। ये ठीक, नहीं है कि कंपैरिजन इनका हुआ नहीं है पहले, ये अजम्पशन नहीं है, ये गैप है। सही, आपका अजम्पशन ये था कि इन वेरिएबल्स के ऊपर इनका कंपैरिजन हो सकता है। सो दैट वाज योर हम्म, अजम्पशन। आपने इसको एनालाइज करना है। आपने ये नहीं एनालाइज करना कि इस पर पहले कंपैरिजन नहीं हुआ, ये तो गैप है ना। ये तो लिटरेचर रिव्यू के हम्म, एंड पे गैप निकल आया। आपने एनालाइज सही, करना है कि इनका कंपैरिजन, ये कंपेरेबल हैं और इन वेरिएबल्स के ऊपर इनका कंपैरिजन हो सकता है। ये आपका एनालिसिस, सही। ये आपका अजम्पशन है। और मैम जैसे कंपैरेटिव स्टडी है उसकी मेथोडोलॉजी, उसके ऊपर डिटेल अब पता नहीं है कि हमें क्या लिखना चाहिए उसके ऊपर। कंपैरेटिव स्टडी मेथोडोलॉजी होती है ना।
यस मैम, तो उसके मेथोडोलॉजी की तरह हम क्या लिखेंगे उसके बारे में? मेथोडोलॉजी के अंदर आप एक तो कंपैरेटिव स्टडी को डिफाइन करेंगे, फिर आपका कंपैरिजन किन वेरिएबल्स के ऊपर, क्योंकि आपके ओके। मेडिकल की रिसर्च है, मेडिकल की रिसर्च वेरिएबल्स पर कंपैरिजन किया जाता है। आपके वेरिएबल जेंडर हो सकता है, आपके वेरिएबल्स जो है वो एज हो सकती है, वो कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, वो कोई और ऐसी कंडीशन जिनके ऊपर उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। लाइक ठीक है, ये इंक्लूजन और आपके टॉपिक के एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग कोई क्राइटेरिया। वेरिएबल्स हो सकते हैं। लाइक जैसे मैम प्रपोजल में हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिस्क्राइब करते हैं। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियन भी वेरिएबल्स में ही फॉल करता है ना, कि जी जी। आप अगर एक आपका वेरिएबल है जेंडर, ठीक है, तो आपने अगर मेल पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है तो उसका एक्सक्लूजन क्राइटेरियन होगा फीमेल पेशेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टडी। अब वेरिएबल आपका वही बनेगा ना जो आपने इंक्लूड किया है। तो मेन वेरिएबल आपका एक्सक्लूजन इंक्लूजन नहीं है, आपका वेरिएबल है जेंडर। अब जेंडर आप एक ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी आप डिस्पर्स डाटा है तो आप दोनों जेंडर भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपका अगर वेरिएबल है एज, आप एज ले रहे हैं, एज ब्रैकेट आप ले रहे हैं 20 to 60 ईयर्स के आप पेशेंट ले रहे हैं, तो आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरियन होगा पेशेंट लेस देन 20 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर्स, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरियन होगा। और इंक्लूजन होगा जो आपके एज ब्रैकेट के अंदर फॉल। सही ठीक है, मैम, सही। वेरिएबल ओके। आपके ये है। ठीक गॉट है। इट? थैंक यू। यस मैम। वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसे मेरा टॉपिक है डायबिटीज मेलिटस एंड रेटिनोपैथी काज सिम्टम्स ट्रीटमेंट अ केस स्टडी। तो हम्म। ये तो मेरी हो गई अजम्पशन के जो डायबिटीज मेलिटस है वो रेटिनोपैथी काज करता है और कैसे करता है ये मैंने रिसर्च करनी है और इसका सिम्टम्स क्या होते हैं ट्रीटमेंट क्या होते हैं केस स्टडी करनी है। हाँ, अब यही जो तो है आपके मैं एनालिसिस के लिए इसका सेंट्रल आर्गुमेंट्स कौन सा ढूंढूंगा। सेंट्रल आर्गुमेंट ही तो चूज करना एक टेक्निकल चीज है ना। आपका सेंट्रल आर्गुमेंट आपका एक तो वो सेंट्रल आर्गुमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक किया जा सके। आपका थीसिस स्टेटमेंट ये है कि डायबिटीज मिलिटिस जो है वो रेटिनोपैथी कॉज करती है, डायबिटीज मिलिटिस की वजह से जो आईसाइट है वो वीक होती है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अब आपने आर्गुमेंट ये लेना है, कोई इस जी जी तरह का मैम। आर्गुमेंट बनाना है जो रेटिनोपैथी को डायबिटीज के साथ लिंक कर सके। ठीक है, कोई सा भी स्टेटमेंट ले लें, अपनी मर्जी का बनाएं, लेकिन बाद में आपके थीसिस स्टेटमेंट को वो सपोर्ट करे, ये जेन में रखिए। मैम गॉट इट? किसी यस मैम किसी मतलब आपने आर्टिकल का उठा सपोज नेक्स्ट लेक्चर में या कभी उठाएं और इसका एनालिसिस तो हमें नहीं, कहीं करना से नहीं स्टार्ट। उठाना, खुद लिखना है नहीं नहीं मैं चाह आर्टिकल। रहा हूँ कि जी, आप किसी का ऐसे हमें थोड़ा सा लिख कर दिखा दें कि ये आपके सेंट्रल मैंने आपके 1-on-1 सेशन में मैं आपको लिख के भी बता दूं। चलें फिर हमने वन मैंने आपको अपना भी बताया तो है, अपने थीसिस का जो एनालिसिस का स्टार्टिंग जो आर्गुमेंट था वो मैंने आपको इसीलिए बताया है कि जी जी फिर मैम आप अपना अपना लिख सकें। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं, मुश्किल पेश आ रही है, तो 1-on-1 सेशन में मैं आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग भी करके दिखा दूँ। चलें ठीक है मैम क्योंकि मैम हम तो शुरू से सीख रहे हैं ना तो हमें ये सेंट्रल आर्गुमेंट्स जो है वो ढूंढना थोड़ा पहली दफा मुश्किल पड़ेगा एक कोई दफा म, बन जाएगा तो कोई फिर जो है मसला नहीं, जब हमारे। आप लिख लेंगे तो मैं उसको जब चेक करूंगी, आपके जी राइटअप जी को जब मैम चेक करूंगी उस वक्त भी हम इसको डिस्कस कर सकते चलें ठीक है मैम बड़ी मैम। हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो नो मैम। किसी का कोई और क्वेश्चन है, या कोई चीज समझ ना आई हो? एनी फीडबैक अबाउट टुडेज लेक्चर? अच्छा मैम एक और क्वेश्चन ये है कि मेरा ना एक दोस्त है उसके ना वालिद को वो है डायबिटीज़ भी है और रेटिनोपैथी भी है तो मैं वो केस स्टडी के लिए भी उसकी जो है सारी चीज़ें ले सकता हूँ। देखिए, केस स्टडी के लिए आप वो पेशेंट ले सकते हैं जो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं या जहाँ जी से जी अपना सैंपल साइज लेना है वहाँ ओपीडी में रिपोर्ट हुआ, ये वो पेशेंट मौजूद हो, ओपीडी जी में जी पेशेंट आया हो, उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, उसकी केस फाइल आपने ओपीडी से लेनी है। ओके आप ओके मैम आप वैसे ही रैंडमली किसी पेशेंट को कहीं से अपने रिलेटिव्स में से या जानने वालों में से उठा के उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। मेडिकल की ठीक रिसर्च के लिए आपको एक तो एथिकल रिव्यू कमेटी से एनओसी चाहिए होता है, और वो एनओसी आपको डॉक्यूमेंटेड फाइल के ऊपर मिले, उस फाइल ठीक के ठीक ऊपर जो आपके हॉस्पिटल में मौजूद है, ओपीडी में वो पेशेंट रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, जी जी उसका वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर वो मैम बेशक केस।
ओपीडी में आया है पेशेंट, लेकिन वो अब चला गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड पड़ा है, वो यूज कर सकते हैं हम? वही तो केस स्टडी है। आप आपकी डॉक्यूमेंटेड फाइल वहीं से आप लेंगे ना, आप अपने ओपीडी से लेंगे, फिर आप जी उस पे जी एथिकल रिव्यू कमेटी से उसका एनओसी लेंगे और रिसर्च करेंगे। जब तक आपके जी पास डॉक्यूमेंटेड फाइल नहीं होगी, आपको एथिकल रिव्यू बोर्ड जो है वो एनओसी नहीं देगा। जी जी रैंडमली मैम। आप उनको किसी पेशेंट का बता के तो एनओसी नहीं ले सकते ना, जी जी वर्बल मैम। तो नहीं ले सकते जब तक आपके पास केस फाइल नहीं होगी। जी जी मैम, समझ आ गया। गॉट इट? थैंक यू। यस मैम, थैंक। जी, एनी अदर क्वेश्चन, और किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो? मैडम अगर केस स्टडी में हमारे पास डेटा अवेलेबल ना हो, केस फाइल्स और वो, क्योंकि मेरी भी एक केस स्टडी है ना, ब्लास्ट रेडिएशन और हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी वाली। जी जी। नहीं, केस स्टडी तो में फिर कहीं ना कहीं से तो आपने डाटा लेना है ना। आपके पास कोई कोई सैंपल तो होगा ना। बेशक आप उस हॉस्पिटल में जहाँ काम कर रही हैं या अगर कहीं पर भी काम नहीं कर रही हैं, आपके दोस्त है, आप दूसरे हॉस्पिटल में मौजूद होंगे ना, केस फाइल्स तो आप लेंगे कहीं से। मैम सैंपल साइज तकरीबन कितना बड़ा होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर राइट ऑफ डॉक्टर साहबा। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रही हैं तो सैंपल साइज कम रखें, ताकि आप वर्ड काउंट को भी मीट कर सकें। जो आपका वर्ड काउंट कम होता है ना रिसर्च पेपर में। जी अगर आप थीसिस डिसर्टेशन कर रही हैं तो सैंपल साइज ज्यादा हो सकता है। आप अगर रिसर्च पेपर लिख रही हैं तो एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 15 to 20 पेशेंट्स आर इनफ। इससे ठीक। कम भी हो सकते हैं। केस स्टडी आप एक पेशेंट पे भी कर सकते हैं। एक पे भी कर सकते हैं मैडम? बिल्कुल कर वो तो सकते हैं। फिर ठीक है, उसकी तो मिल जाएंगी फाइल्स बिल्कुल। वगैरह। एक, देखिए, केस स्टडी बेसिकली तो एक पेशेंट पे की जाती है ना, लेकिन अगर आप ज्यादा जी पे करना चाहें तो आप मैक्सिमम 10 to 15 पेशेंट्स उसी तरह के ले सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट पे भी केस स्टडी की जा सकती है, बल्कि होनी ही एक पेशेंट पे चाहिए। ठीक है। ठीक है मैडम। मुझे फिर अगर इतना डेटा अब मेरे पास नहीं है अवेलेबल, या एक ही का मैं कर रही हूँ, तो उसके मुझे जो मेथड्स वगैरह हैं, मेथडोलॉजी एंड मटेरियल्स वगैरह, उसमें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूं। वो आपके वन ऑन आइडिया ही वन नहीं है। सेशन में आप हाँ, मेरे साथ उसको डिस्कस कीजिएगा ना, अपने वन ऑन वन सेशन में, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे कि आपको किस चीज की समझ नहीं। ठीक हो गया, सही है। ठीक है। जी एनी जी अदर सही। क्वेश्चन? चलें, आज के लेक्चर पे फीडबैक तो दीजिए। आप लोग बताएं तो सही कि आपको समझ भी आती है या नहीं, या कोई नई चीज सीख भी रहे हैं आप लोग या नहीं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा देना चाहूँगा कि आज का जो है, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि हमें समझ आ चुकी है इंशाल्लाह। तो हम अगर हम वन वन सेशन में अपना राइट अप लिखेंगे तो तकरीबन हम रिसर्च हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके होंगे। इंशाल्लाह। तो इसका मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आई थिंक। थैंक यू बाकी वेरी थे मच। लेकिन। जी जी जी। मैं। थैंक। Okay. So this was about today's class. So thank you very much. I'm going to send the recording to Dr. Qureshi. Dr. Sahab, are you there? Dr. Qureshi is with us or not? Yeah, I'm here. I'm listening. Okay, I'm going to I send just the. joined late, but I will just go through the lecture to catch up the deficiency. So thank you very much. आपको रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, वो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। Thank you. थैंक यू Masha. वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।